हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईआईटी का सपना होगा पूरा क्योंकि आप सबके साथ आ गई है नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी इजी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप सभी को एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया था। तो फ्रिक्शन का यूज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रिक्शन हमारी किस तरीके की फोर्स होती है। फ्रिक्शन हमारी कांटेक्ट फोर्स होती है जो कि अपोज करती है रिलेटिव स्लिपिंग को। मतलब जैसे कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारा ग्राउंड पे रखा हुआ है और ये सरफेस हम स्मूथ लेते थे हमेशा, पर ये हमारा सरफेस रफ है और यहाँ पे हमने फोर्स लगाई है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग आएगी, तो हमारा फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा? अपनी एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगा देगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि फ्रिक्शन हमेशा फोर्स के अपोजिट ही डायरेक्शन, फोर्स फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा फोर्स के अपोजिट होगी, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे भी केसेस देखेंगे जिसमें फ्रिक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो सकती है। अब फ्रिक्शन होता क्यों है? फ्रिक्शन इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें इस ग्राउंड की और इस ऑब्जेक्ट के हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम देखेंगे तो इन सरफेस अगर जब रफ होते हैं तो इंटरलॉकिंग की वजह से हमारा फ्रिक्शन फोर्स अराइव होता है। अब फ्रिक्शन के दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है फ्रिक्शन का वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या डेफिनेशन? इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेस व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बट नो रिलेटिव मोशन अकर। मतलब ऐसा लगता है कि रिलेटिव मोशन की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, बट हमें कोई रिलेटिव मोशन होता ही नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब ये खुद एडजस्ट, मतलब एक तरीके से वेरिएबल फोर्स, इसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होती, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं, और उसकी वैल्यू होती है म्यू एस एल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये नहीं हुआ कि म्यू एस एल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास म्यू एस एल। इसमें म्यू एस जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और एन हमारे पास नॉर्मल। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी वेरी करती ये बहुत 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि वो हमेशा म्यू एस है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हम एक एग्जांपल देखें कि हमारा यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास, सपोज हम मास ले लेते हैं, हमने इसका मास ले लिया सपोज 2 के, और यहाँ पे हमने 10 न्यूटन फोर्स, और यहाँ पे हमारा 0.2 हमारे पास फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। अब मूव करने के लिए हमने देखा है ये चीज कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स जो होती है, वो ज्यादा होनी चाहिए फ्रिक्शन से। जब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को आगे मूव करने से रोक रहा है। अब अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे वो ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन से, तो ये ऑटोमेटिक मूव करने लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन रिलेटिव स्लिपिंग होगी, फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। तो हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस है, कोफिशिएंट हमें दे रखा है, और नॉर्मल यहाँ पे हमारा 2g mg की वजह से फोर्स लगेगा, और यहाँ पे नॉर्मल
वाई एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो नॉर्मल की सीधा वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई हमारी 4 न्यूटन और हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी है 10 न्यूटन। अब हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो ज्यादा है फ्रिक्शन से, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन। पर यही अगर हमारी फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती और अप्लाइड फोर्स कम होती तो फ्रिक्शन इस ऑब्जेक्ट को रोक लेगा। ये तो हमारा एक स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब हमारे पास आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू के एन। म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन हमारे पास नॉर्मल। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है और इसका हमें फॉर्म। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, तब जो फ्रिक्शन लगता है तब हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज हमने 10 kg का लिया और हमारे इसका म्यू की वैल्यू दी हमने 0.2 ली और यहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे? म्यू के म्यू की वैल्यू 0.2 और नॉर्मल यहाँ पे 10g ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू तो हमारी ये भी फोर्स 20 आ गई। अब दोनों तरफ फोर्सेस हमारी सेम है तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो रुक जाएगा। पर यहीं पर अगर ये फोर्स सपोज 30 होती तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव करने लगता है। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ होती क्योंकि ये रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ है। अब जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट है, हमें वैल्यू दे रखी है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, ये 10 फोर्स हमारे यहाँ पे लगे। अगर हम एक जैसे बॉक्स का बना इसमें हम वैल्यूज रखते हैं कि हमारी अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी हुई और हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हुई। ये हमारी हुई अप्लाइड और ये हमारा फ्रिक्शन। अब जैसे कि हमने फोर्स लगाई सपोज, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिखा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है म्यू एस है 0.2 into 10g 20 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स हमारी 20 न्यूटन। अब अगर हमने 2 न्यूटन फोर्स और मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन लगाए, हमने फोर्स लगा दी 2 न्यूटन सपोज, तो फ्रिक्शन की फोर्स ज्यादा है, इसे रोक के रखेगा तो फ्रिक्शन कितनी फोर्स लगाएगा? फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा क्योंकि 2 न्यूटन में ये ऑब्जेक्ट रुक रहा है और फ्रिक्शन क्या चाहता है? इस ऑब्जेक्ट को रोकना चाहता है। अब सपोज हमने 10 न्यूटन फोर्स, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा क्योंकि 10 न्यूटन में वो रोक के रख पा रहा है। ऐसे अगर हमने 15 न्यूटन लगाई 15, तो ये 15 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा। यहाँ पे हमने 19 न्यूटन लगाई फोर्स, तो 20 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है तो 19 न्यूटन लगाएगा। पर जैसे ही हमने 21 न्यूटन फोर्स लगाई, अब ये रोक के नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स हमारे फ्रिक्शन की फोर्स से ज्यादा हो गई तो वो 20 ही लगाएगा। तो यहाँ पे इसने 20 लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कितने टाइम तो रेस्ट पे था, यहाँ पे ये मोशन में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम 25 या उससे ज्यादा आगे फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन से, तो वो फ्रिक्शन हमारा खाली 20 न्यूटन ही फोर्स लगा पाएगा, उससे ज्यादा वो नहीं लगा पाएगा क्योंकि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे वो मोशन में आ जाएगा। तो अगर हम इस चीज से अगर हम एक ग्राफ बनाए, अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन बनाएंगे। अप्लाइड फोर्स जितनी फोर्स हमने लगाई और फ्रिक्शन की,
ज्यादा फोर्स लगाए वो लगा ही नहीं सकता, तो उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये जो चीज आई है ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है म्यू के एन और इसकी वैल्यू होती है म्यू एस। तो इस चीज से एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आई है वो ये आई है कि म्यू एस की वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा ही होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया, उसके हमने दो टाइप पढ़ लिया। एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और वेरिएबल फोर्स होता है, इसकी वैल्यू हमेशा वेरी करती है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस। इसकी वैल्यू हमेशा जीरो और म्यू एस के बीच में आ जाती है। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन हमने पढ़ा, इसकी वैल्यू होती है म्यू के एन और इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। फिर उसके बाद हमने एक ग्राफ पढ़ लिया इस पूरे का। अब अगर हम एक क्वेश्चन करें कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लॉक है जो जिसका मास है 10 kg, यहाँ पे हमने 80 न्यूटन फोर्स लगाई, यहाँ पे 100 न्यूटन, हमें म्यू एस की भी वैल्यू दी हुई है, हमें म्यू पी की भी वैल्यू दी हुई है, हमें एक्सेलरेशन बताना है। तो हम कैसे बताएं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी लगा सकते हैं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस है। अब अगर हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो 10 g न्यूटन, 10 g नीचे और नॉर्मल ऊपर, तो नॉर्मल की वैल्यू 10 g आ जाएगी। 0.6 इंटू 100, जी की वैल्यू हम 10 लेके चल रहे हैं, इससे कैलकुलेशन हमारी इजी होगी। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारी लग रही है 60। अब अगर हम देखें 100 न्यूटन इधर लग रहा है, 80 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन फोर्स आगे लग रही है और फ्रिक्शन कितनी फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है 60 न्यूटन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो ऊपर है। अब हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 60 न्यूटन है और हमारा अप्लाइड फोर्स जो इधर की तरफ नेट फोर्स आ रहा है वो 20 न्यूटन फोर्स आ रहा है। तो अप्लाइड फोर्स कम है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन रोक लेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूव कब करता है जब हमारा अप्लाइड फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे हम एक दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ये, अब इसमें अगर हम फ्रिक्शन फोर्स निकालें मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 200, म्यू एस एन, म्यू की वैल्यू रखी और हमने नॉर्मल फोर्स की वैल्यू रखी तो 60। अब 60 न्यूटन फोर्स हमारी पीछे लग रही है, फ्रिक्शन 60 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, मैक्सिमम वो इतना लगा सकता है। अप्लाइड फोर्स कितनी है 80 न्यूटन, 20 न्यूटन इधर लगा है, 100 न्यूटन इधर, नेट फोर्स इधर 80 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स क्या है, वो ज्यादा है, तो हमारा एक्सेलरेशन, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है F/m। तो फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स लग रही है 80 न्यूटन माइनस 60 न्यूटन अपॉन मास 10 0.2, हमारे पास एक्सेलरेशन हमारा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन करें, अब ये ऑब्जेक्ट है और हमें इसमें बताना है कि हमारा एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन वगैरह, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक एफबीडी बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट साइज मान लिया। सबसे पहले फोर्स तो इस पे लगेगी, वो लगेगी वेट की वजह से फोर्स हमारी 10 g है ऊपर नॉर्मल। अब एक फोर्स हमारी लग रही है यहाँ 50 न्यूटन और एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे 30 डिग्री। तो और यहाँ पे हमारा पीछे लग रही है फ्रिक्शन। तो अब अगर हम इसे रिजॉल्व करके हम इसकी इक्वेशंस लिखेंगे तो वो इक्वेशंस क्या क्या बनेगी। सबसे पहले तो नॉर्मल में प्लस 50 cos 30 डिग्री और 50 sin 30 डिग्री प्लस
फोर्स निकल के आ गए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की कितनी वैल्यू है? फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू एस एन। फ्रिक्शन की वैल्यू से पहले अगर हम दूसरी इक्वेशन रिजॉल्व करें 50 cos, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 50 cos 30 डिग्री। तो 50 into 3/2 25/3। तो ये हमारे फ्रिक्शन की फोर्स आ गई और ये हमारी फ्रिक्शन की फोर्स आ गई नॉर्मल। अगर हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो कितनी आएगी? 0.5 into 75 34.5। तो हमारी मैक्सिमम फोर्स आ गई फ्रिक्शन की, नॉर्मल आ गया, हमारी फ्रिक्शन की जो फोर्स आ गई वो भी आ गई। तो इस तरीके से हमें फ्रिक्शन के क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले एलएलएम में फ्रिक्शन का कैसे यूज आएगा? एलएलएम में हमें कोई क्वेश्चन दिया, हमें एफबीडी बनाना है उसका। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, सारी फोर्सेस हम ड्रॉ करेंगे। कोई भी फोर्स का अगर ऐसे दिया हुआ तो उसके कंपोनेंट लेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और जो पूछा है वो उससे हम सॉल्व करेंगे।